वेलकम फ्रेंड्स, मेकिंग फ्यूचर में आपका वेलकम। आज हम लोग सीखते हैं अपने अगले टॉपिक पर। हम लोग इससे पहले कॉनकेव सरफेस के लिए, कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस के लिए फॉर्मूला देख चुके थे। आज हम लोग देखते हैं फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन एट अ कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। गोलीय उत्तल पृष्ठ पर अपवर्तन का सूत्र। हम गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला पढ़ चुके हैं और गोलीय उत्तल पृष्ठ के लिए हमें पढ़ना है। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास उत्तल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला डेरिवेट करना है तो हम कैसे करते हैं। अगर हमारे पास कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है तो देखिए, अगर हमारे पास कोई कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है, ये हो गया कॉन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस और ये इसका है मेन एक्सिस, ये इसका मेन एक्सिस। क्लियर। अब ये कॉन्केव स्फेरिकल सरफेस है, इधर हमारे पास डेंसर मीडियम है और ये हमारा है रेयर मीडियम। मतलब इसे हम कहते हैं सघन माध्यम। क्या कहेंगे? सघन माध्यम, मतलब डेंसर मीडियम। और ये है हमारा विरल माध्यम। विरल माध्यम को हम लोग रेयर बोलेंगे। अब अगर हमें किसी भी फॉर्मूले को डेरिवेट करना है तो उसका हमें फॉर्मूला पहले डेरिवेट करने के लिए उसके फिगर के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। अगर हम फिगर के बारे में नहीं जानेंगे तो हमारे लिए थोड़ा समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। देखते हैं, पहली बात तो इसमें हमें यह ध्यान रखना है कि अगर हम कभी भी किसी भी, चाहे वो मिरर हो या लेंस हो, हमें कोई भी ऑब्जेक्ट है तो उसे उस मिरर या लेंस के इस तरफ ही ऑब्जेक्ट को रखना है। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट पॉइंट O पर रख लेते हैं, ये पॉइंट O है, यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, तो जब ऑब्जेक्ट रखा है तो ऑब्जेक्ट से जो रेज निकलेगी वो आकर यहां इस सरफेस पर पड़ेगी। तो जब ये सरफेस पर जहां टकरा गई, हमें वहां से क्या खींचना पड़ेगा? एक नॉर्मल। और हम ये ध्यान रखेंगे कि नॉर्मल हमारा जब भी ड्रॉ करते हैं तो नॉर्मल वहीं से पास होता है जहां सेंटर ऑफ कर्वेचर C होता है। अब देखते हैं कि अगर हमारी लाइट रेज रेयर मीडियम से डेंस मीडियम में जा रही है तो हमारे पास ये लाइट ऐसे सीधी इस तरह से चली जानी चाहिए थी। लेकिन क्या हुआ कि जब ये रेयर से डेंस में जाती है तो हमें ये पता है कि जब कोई भी लाइट रेज अपना मीडियम बदलेगी तो उसका जो चलने का पाथ है, जो चलने का रास्ता है, वो भी थोड़ा ना थोड़ा कुछ डाइवर्ट जरूर होगा। तो अभी ये जब रेयर से डेंस में जाएगी तो ये नॉर्मल की ओर हल्का सा बेंड हो जाएगी, मतलब ये कुछ इस तरह से पास होगी। अगर हम इसे पीछे बढ़ाते हैं तो ये हमारी यहां पर जो मिली वो क्या बन गई? इमेज। हमारी इमेज बनके तैयार हो गई। अब जब हम कभी भी इमेज बनाते हैं तो देखिए ये पूरा हमारा फिगर बनके तैयार है। क्या होगा कि हम यहां नाम डाल दें, ये है हमारा M पॉइंट, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं। ये परपेंडिकुलर है N, इसे कहते हैं पोल P। अब क्या होता है कि ये जो पॉइंट N है और ये जो पॉइंट P है, इसको हम लगभग एक ही बिंदु पर मान लेते हैं। इनके बीच की दूरी लगभग निगलेक्ट ही समझिए। हम सोचते हैं, ये देखते हैं कि जो N पॉइंट है वो P पर ही बिलोंग कर रहा है। यहां से लेकर रेडियस मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर की डिस्टेंस हमारे पास R है और जहां ऑब्जेक्ट रखा है वहां तक की डिस्टेंस -u और जो इमेज बनी उसकी डिस्टेंस -v। क्योंकि हम ये जानते हैं कि रे जिधर जाती है उसके अपोजिट डायरेक्शन में नापी गई डिस्टेंस हमेशा निगेटिव होती है। क्लियर। अब देखते हैं कि अगर हमारे पास ये है इंसिडेंट रे और ये है नॉर्मल, इसके बीच जो एंगल बना है उसे हम लोग कहते हैं I, इंसिडेंट एंगल। और इसके बाद जो हमारे पास रिफ्लेक्टेड रेज है और ये नॉर्मल, इसके बीच बने एंगल को हम लोग बोलते हैं स्मॉल r, रिफ्लेक्टेड एंगल। क्लियर। ये हमारे पास दो एंगल बन गए। ये जो एंगल बना है इसे हम लोग क्या कहते हैं? I। ये एंगल जो बन गया है इसे I कहेंगे और ये एंगल जो बना है उसे हम R कहेंगे। रिफ्रैक्टेड रेज और नॉर्मल के बीच बना एंगल ये रिफ्रैक्टेड रेज है और इसके नॉर्मल के बीच जो एंगल बना है ये है R, रिफ्रैक्टेड एंगल, और ये हमारा है इंसिडेंट एंगल। क्लियर।
अब हम लोग अपने डेरिवेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखिए फिगर को आपको कोई भी दिक्कत हो रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछिए। देखिए ये हम एंगल ले लेते हैं, एज्यूम करते हैं अल्फा, ये बीटा और ये गामा, ये तीन हमारे पास एंगल हो गए हैं। अब हम फिर एक थ्योरम पढ़ रखी है कि ट्रायंगल का अगर कोई एक्सटीरियर एंगल है तो वो अपने इंटीरियर एंगल के सामने अपोजिट में जो दो एंगल मिलते हैं उनके सम के बिल्कुल इक्वल होता है। त्रिभुज का बहिष्ठ कोण अपने अंतः सम्मुख कोणों के योगफल के बिल्कुल बराबर होता है। तो हम देखिए क्या देखते हैं, सबसे पहले इन ट्रायंगल IMC, ये ट्रायंगल हमको दिख रहा है IMC। अब इस ट्रायंगल में हम क्या लगाएंगे कि हमें पता है कि जो हमारा ये एक्सटीरियर एंगल है R, वो एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल है, इन दोनों एंगलों के सम के इक्वल है, गामा प्लस अल्फा के इक्वल। इक्वेशन नंबर हमको मिल गई फर्स्ट। इसी तरह से हम दूसरा ट्रायंगल देखते हैं OM और C, इन ट्रायंगल OM और C। अब इसमें भी हम लोगों को बिल्कुल सेम वही फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसका जो एक्सटीरियर एंगल I है वो बीटा और अल्फा के सम के बिल्कुल इक्वल होगा। इक्वेशन नंबर 2। हमारे पास ये दोनों इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल दोनों बनके तैयार हुए हैं। अभी हम यहां पर अप्लाई करते हैं स्नेल्स लॉ। देखिए अकॉर्डिंग टू स्नेल्स लॉ, हम स्नेल लॉ को अगर देखें तो हमें पता है कि स्नेल्स लॉ होता है sin I अपॉन sin R इज इक्वल टू N2 बाई N1। और हमें पता है कि ये जब हमारा रेयर मीडियम है, ये डेंसर मीडियम है, तो इसका इंडेक्स होगा N2 और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होगा N1। हमने यहां पर लिख लिया। अभी हमें यहां साइन को लेफ्ट करना पड़ेगा। साइन को इसलिए लेफ्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये जो एंगल्स होते हैं वो बहुत ही छोटे मेजरमेंट किए गए हैं, हमें इस साइन को लेफ्ट करना है। अब हम क्या करते हैं, अगर इस साइन को लेफ्ट कर देते हैं तो I अपॉन R इज इक्वल टू N2 बाई N1, ये हमें मिलता है। हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा लें, तो जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास N1 I के पास आएगा और N2 के पास R जाएगा। क्लियर? अभी हमें I और R की वैल्यू इक्वेशन 1 और 2 से प्राप्त है, हम इसको कहां इसमें पुट करेंगे। तो अगर I की वैल्यू देखते हैं तो यहां पर बीटा प्लस अल्फा N1 इज इक्वल टू N2 और R की वैल्यू है गामा प्लस अल्फा। अभी हम ये N1 को अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे और N2 को अंदर मल्टीप्लाई। ये हो गया बीटा N1 प्लस अल्फा N1 इज इक्वल टू गामा N2 प्लस अल्फा N2। यहां पर हम फिर आज अल्फा को एक तरफ कर लेते हैं और बाकी को दूसरी साइड। देखिए अल्फा N1 ये माइनस का अल्फा N2 इज इक्वल टू गामा N2 माइनस बीटा N1। अब यहां पे हम अल्फा कॉमन करते हैं अगर, तो N1 माइनस N2 इज इक्वल टू गामा N2 माइनस बीटा N1, ये हमें मिलता है। अब हमने जो अल्फा बीटा गामा ये एज्यूम कर रखा है, ये हम इस ट्रायंगल से यहां से मतलब इस पूरे फिगर से उसकी वैल्यू को निकालेंगे, फाइंड आउट करेंगे। तो क्या है कि देखिए हमारे पास यहां जो परपेंडिकुलर ड्रॉन किया है हमने, वहां पर 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हमारे पास तीन राइट एंगल ट्रायंगल बन गए। देखिए IMN, OMN और CMN। तो हम इन तीनों ट्रायंगलों का यूज करके अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालते हैं। देखिए सबसे पहले इन ट्रायंगल CN और M, CNM ले लिया। अगर हम इसमें tan अल्फा लगाते हैं तो tan अल्फा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। tan अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इसको हम क्या एज्यूम करते हैं h हाइट का, तो क्या लिखेंगे परपेंडिकुलर बाई बेस। हम यहां tan को फिर लेफ्ट कर दें तो अल्फा इज इक्वल टू h बाई r, ये हमें अल्फा की वैल्यू मिल गई। फिर उसके बाद हम अगला ट्रायंगल लेते हैं ON और M। क्या लिखेंगे इन ट्रायंगल ONM। इसमें फिर हम tan बीटा अप्लाई करें, तो अगर हम tan बीटा लिखते हैं तो tan बीटा इज इक्वल टू होगा फिर परपेंडिकुलर बाई बेस। देखिए बेस माइनस u है तो लिखेंगे h अपॉन माइनस का u। यहां फिर tan को लेफ्ट करेंगे तो बीटा इज इक्वल टू माइनस h अपॉन u, हमें ये बीटा की वैल्यू मिल गई। फिर अगला हम ट्रायंगल क्या यूज करेंगे IM और N।
लिखेंगे इन ट्रायंगल IMN। अब इस ट्रायंगल में हम फिर tan लगाते हैं, तो अब की बार हमको tan गामा लगाना पड़ेगा। tan गामा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस है माइनस v, h अपॉन v। यहां फिर हमें tan को लेफ्ट करना है, तो गामा इज इक्वल टू माइनस h अपॉन v। हमें गामा की ये वैल्यू मिल गई, हमें अल्फा बीटा गामा की वैल्यू मिल गई। हम इस इक्वेशन को 3 नंबर पुट, समझ लें कि 3 नंबर इक्वेशन है। अब हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे। क्या लिखेंगे? पुटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा एंड गामा इन इक्वेशन 3, 3 नंबर इक्वेशन में पुट करते हैं। तो जब हम इस 3 नंबर इक्वेशन में पुट करेंगे तो अल्फा की वैल्यू देखिए क्या है, h अपॉन r, बगल में n1 माइनस n2 इज इक्वल टू गामा की वैल्यू माइनस का h अपॉन v n2 माइनस बीटा की वैल्यू माइनस का h अपॉन u इंटू n1। अब हम यहां से माइनस h कॉमन कर लें, यहां से भी हम अगर माइनस बाहर निकालें तो ये पलट जाएगा, माइनस का h बाई आर, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं n2 माइनस n1 और इज इक्वल टू माइनस का h यहां से कॉमन कर लें तो आएगा n2 बाई v माइनस n1 बाई u। माइनस h कैंसिल हो गया, हमारे पास बचा n2 बाई v माइनस n1 बाई u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई r। हमारा यही फॉर्मूला कॉनकेव सरफेस के लिए भी आ रहा था, जो हमारा कॉन्वेक्स सरफेस के लिए आया है। फॉर्मूला दोनों के सेम है, बस थोड़ा हमारा फिगर में चेंजमेंट है और हम लोग जो एंगल और ट्रायंगल बना रहे हैं उसमें थोड़ा सा चेंजमेंट है। हमें एक फॉर्मूले के साथ दूसरा फॉर्मूला भी आसानी से सीख सकते हैं। देखिए हमें ये जो फॉर्मूला मिला है, इस फॉर्मूले में अगर हम यहां से n2 कॉमन कर लें, सॉरी n1 कॉमन कर लेते हैं, तो हमें क्या मिलेगा, यहां से n1 अगर कॉमन किया गया तो यहां हो जाएगा n2 बाई n1 अपॉन v और माइनस n1 तो कॉमन चला गया 1 अपॉन u इज इक्वल टू, यहां से n1 कॉमन कर लें तो आएगा n2 बाई n1 माइनस 1 बाई r, n1 से n1 कैंसिल। अब ये जो n2 बाई n1 है इसे हम लोग n लिखते हैं, n बाई v माइनस 1 बाई u इज इक्वल टू n माइनस 1 बाई r। ये हमें फॉर्मूला अपवर्तन का, रिफ्रैक्शन का पूरा फॉर्मूला ऑफ रिफ्रैक्शन हमें मिल गया। आप हमें इस चैनल, जो भी इस टॉपिक के बारे में दिक्कत है आप इस पे कमेंट कीजिए, चैनल लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछें। इसमें हम देखते हैं क्या कहते हैं कि अगर ये देखिए हमारे पास ऑब्जेक्ट से रेस गई, जब ऑब्जेक्ट से रेस गई तो देखिए यहां ऑब्जेक्ट रखा था रियल में, लेकिन जो हमारी इमेज बनी वो बनी वर्चुअल, काल्पनिक, इमेजिनरी। अब ये काल्पनिक इमेज क्या होती है, हमने बहुत दिन पहले मतलब अपना एक ऑफलाइन बैच में उसने पूछा एक बिहारी लड़के से कि ये काल्पनिक क्या होता है, काल्पनिक इमेज कैसे बनती है। बड़े स्टाइल में तन के बताया, सर मैं बताऊंगा। बोला बताओ, कहता वो सर हमको बहुत बढ़िया एग्जांपल मिला था, उससे आज तक हम काल्पनिक इमेज भूले ही नहीं। उन्होंने कहा भाई बताओ बोले ना कि सर बिहारी भाषा में ही बोले। कहता सर वो फलनवा के लड़के हमारा सपनवा में आवत रहे ना, तो हमका आज तक काल्पनिक इमेज बहुत अच्छे से याद है, क्योंकि ओकरा वजह से हमको 2 बेलना पड़ा रहे ना, आज भी चपल है, समझ गए। तो ये काल्पनिक इमेज हमारे पास वो होती है जो कल्पना करके दिखाती है। जब जब हम डॉटेड लाइन से इमेज बनाएंगे तब तब वो हम काल्पनिक इमेज करेंगे। तो ये जितना भी पूरा डेरिवेशन था उसमें हम कुछ भी दिक्कत अगर है तो आप कमेंट बॉक्स में हमको कमेंट कीजिए, आपको उससे संबंधित सारी समस्याओं का हल दिया जाएगा। थैंक यू।